हेलो साथियों, आज की कहानी होने वाली है मैट्राइसेस यानी कि आव्यूह के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएं और किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यानी कि जो एमसीक्यूज होते हैं बच्चों आपके उनको सॉल्व किया जाता है, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, एक बार फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, सभी दोस्तों को शेयर कर दो ताकि हम कहानी आज की चालू कर सकें। बहुत बहुत स्वागत है बच्चे आपका। चलो खैर स्टार्ट करते हैं। आई होप सबने सबको शेयर कर ही दिया होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा मुझे बताइए कमेंट करके यार इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि A बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है ना। A बराबर क्या बोल रहा है, इस तरीके से बताया जाता है आई जे है ना, एम क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, यानी कि ये मेरे पास क्या है बच्चों, पंक्तियों की संख्या और ये है कॉलम की संख्या यानी कि आपकी स्तंभों की संख्या। बोला जा रहा है एक वर्ग आव्यूह है यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या बोल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, वर्ग आव्यूह है। तो एक वर्ग आव्यूह कब बनता है, सिंपल सी कहानी है, जब m और n बराबर हो, है ना। वर्ग कब बनता है, जब लेंथ और ब्रेड्थ समान हो, लंबाई चौड़ाई बराबर हो, यानी कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम यानी कि आपकी स्तंभों की संख्या जब बराबर हो जाती है बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यस और नो। अगला क्वेश्चन बोला जरा x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान होंगे, यानी कि ये बराबर ये करने के लिए x और y के कौन से डिफाइंड वैल्यूज होनी चाहिए, कौन से प्रदत्त मान होने चाहिए ये बताना है। यानी कि x और y की हमें एक ऐसी वैल्यू बतानी है जो यहां पर अगर मैं रख दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएं। सिंपल यही क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है। अब आपको पता है कि अगर ये दोनों बराबर हैं तो भैया 3x + 7y, यहां से हमारे पास 4 इक्वेशंस बन के आएंगे, है ना, 4 समीकरण बन के आएंगे। 3x + 7y बराबर 0 बराबर 0। दूसरा समीकरण क्या बनेगा, दूसरा बनेगा 5 बराबर y - 2, या फिर बोल सकता हूं y - 2 बराबर 5। तीसरा समीकरण बन के आएगा y + 1 बराबर 8, y + 1 बराबर 8। चौथा समीकरण बन के आएगा 2 - 3x बराबर 4, 2 - 3x बराबर 4। तो ये 4 समीकरण बन के आ गए। फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं चारों समीकरणों को, देखिए ध्यान से। तो यहां से जब x का मान निकालूंगा तो ये आ जाएगा -7 और ये x के साथ में 3 है तो ये बटे में आ जाएगा। तो -7/3 यहां से मुझे मिला। इधर करूंगा 2 को उधर भेजूंगा तो +2 बन जाएगा, यानी 5 और 2 7 मिलेगा मुझे यहाँ पर। एक प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो बच्चों 7 मिलेगा, है ना। तो y तो 7 रखूंगा, y का तो 7 मान मिल गया। यहाँ चेक करते हैं तो जब यार यहाँ पे चेक किया तो ये आ जाएगा -4 यहाँ पर और ये 3x वहां चला जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 3x बराबर -2, तो x बराबर आ जाएगा -2/3। अब आपको देखने को क्या मिला यार, यहाँ पे y के तो दोनों मान समान आ गए लेकिन x के दोनों मान समान नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब जब आप यहाँ पर x का मान -2/3 रखोगे तब ये 4 के बराबर होगा, लेकिन इस यहाँ पर जब आप रखोगे, देखो यहाँ पे जब आप यहाँ पे रखोगे -2/3 और इसमें 7 को प्लस करोगे तो ये 0 के बराबर नहीं देगा, ये इसके बराबर नहीं देगा। ठीक है, देखो कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे 5 मिल रहा है आपको, 5 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब मैं ये वाला मान नहीं रख सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह ये वाला मान यहाँ पे रखूंगा तो ये तो मिल जाएगा, लेकिन ये वाला मान अगर यहाँ रखा यानी कि इस पे रखूंगा मैं, देखिए यहाँ पे ये वाला मान रख रहा हूँ -7/3 को, ये जगह 2 - 3 × 7/3। ठीक है, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 4 के बराबर आना चाहिए, बराबर में 4 है। तो ये 3 से 3 कटेगा, 2 - 7, तो जब 2 - 7 करेंगे बच्चों तो ये -5 आएगा जो कि 4 के बराबर नहीं है ना। तो मतलब x का ये मान सेटिस्फाई नहीं कर रहा इसको और वो वाला मान उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, संतुष्ट नहीं कर रहा। तो इस केस में बच्चों हम क्या बोलेंगे, इस केस में बोलेंगे कि हम x का मान तो ज्ञात कर नहीं सकते, तो x और y दोनों की बात हो रही है तो हम बोलेंगे ज्ञात करना संभव नहीं है कि x का क्या मान रखा जाएगा यहाँ पर जिससे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इस कारण से मैं बोलूँगा दोनों अवयव बराबर नहीं हो पा रहे हैं, जो संख्याएं हमें मिली हैं, जो मान हमें मिले हैं उससे। ठीक है, y का तो दोनों जगह 7 आया, y का कोई टेंशन नहीं है, y सेटिस्फाई करेगा, लेकिन x के दो अलग अलग मान आने के कारण ये दोनों बराबर नहीं हो पाएंगे। इस कारण से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाते हैं। बोला है कि 3/3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्टि 2 या 1 है। अब देखो 3/3 का क्या मतलब होता है, 3/3 का मतलब ये होता है कि बच्चों टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3
4 5 6 7 8 9, ये जीरो नहीं बनाए, ये जगह बनाई है मैंने, ठीक है, गोले बनाए, जगह बनाई है। तो इस तरह से 3/3 का एक आव्यूह मिलने वाला है बच्चे आपको, और यहाँ पे 0 और 1 की प्रविष्टियां करनी है। तो मुझे ये बताओ कि जब पहले वाले की बात करूंगा, जब पहले वाले में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, कुल मिलाकर कितनी प्रविष्टियां आएंगी? 2 प्रविष्टियां आएंगी, है ना, कुल मिलाकर कितनी? 2। यहां पर कुल मिलाकर कितनी 2 प्रविष्टियां हो सकती हैं? 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, तो 2 प्रविष्टियां यहां पे, इसी तरह 2 यहां पे, और ये कितनी बार होगा? ये 9 बार होगा, 9 टाइम्स। मतलब कि 9 बार 2 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 9, और 2 की घात 9 होता है 512। 512 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सिंपल बात समझ में आएगी नहीं? देखिए ध्यान से बोर्ड पे, 0 या 1 प्रविष्टि करनी है, तो यहां पर आपको टोटल 9 खांचे हैं, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, तो कुल मिलाकर गुणा करके लिखेंगे क्योंकि कॉम्बिनेशन बनेंगे। टोटल 9 टाइम्स यानी कि 9 बार हमें ये करना पड़ेगा, क्योंकि 9 प्रविष्टियां, 2/2 का होता तो 4 बार करना पड़ता, 4/4 का होगा तो 16 बार करना पड़ेगा। सिंपल, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो जितने बाय जितने का, जितनी भी कोटि का है और जितनी भी प्रविष्टियां हैं, तो बस 2, अगर 2 प्रविष्टियां हैं तो 2 की घात, 3 प्रविष्टियां होती तो 3 की घात, कितनी घात? जितनी भी कोटि है, ठीक है, गुणे ये 3/3 की कोटि है, तो ये इस तरह से आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और ये आ जाएगा आपके पास 512। ये चीजें बच्चे आपको ध्यान रखनी है। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं दिमाग में? आ रही है? अंगारे लगा यार, ठीक है। सेशन लाइक कर दो अगर बेहतरीन समझ में आ रहा है तो। अब बोल रहा है कि मान लीजिए एक्स वाई जेड पी, है ना, डब्ल्यू पी, ये सबका आपको कोटियां देके रखी हुई हैं, ये सारी कोटियां देके रखी हुई हैं। बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न 1 और 2 में सही उत्तर चुनिए। ये प्रश्न नंबर 1 है इसी का, और ये इसका प्रश्न नंबर 2 है ना, डेटा दोनों का सेम है, लिख दिया है मैंने यहाँ पे। तो बोल रहा है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई के परिभाषित होने के लिए एन के और पी के क्या प्रतिबंध होने चाहिए, ठीक है। आपका ये दोनों अगर डिफाइंड है बच्चों, तो उसके लिए एन के और पी के लिए क्या प्रतिबंध, क्या कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए, वो आपको बताना है ना, ये आपको बताना है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले बताओ कि पी वाई कैसे बनेगा, पी वाई कैसे बनेगा। उसके लिए देखो, पी वाई तभी बन सकता है, पी वाई कब परिभाषित होगा? जब बच्चों पी और वाई का सबसे पहले तो हम क्या लिखें? कोटियां लिखें। तो P सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट की कौन सी है? P गुणा K, P गुणा K, है ना, और Y, ठीक है, Y सेकेंड नंबर पे 1, और ये सेकेंड नंबर पे है 3 गुणा K, 3 गुणा K बराबर। अब ये PY बच्चों कब बन सकता है? ये PY कब बन सकता है? जब ये वाला और ये वाला बराबर हो। जब ये बराबर हो तभी तो हम PY को परिभाषित कर पाएंगे, हाँ या ना? ये बात हम जानते हैं कि नहीं? जानते हैं ना, पढ़ चुके हैं हम, है ना। तो ये दोनों जब बराबर होंगे तभी पी वाई परिभाषित होगा। और बोल रहा है कि भैया ये पूरा परिभाषित है, इसका मतलब कि पी वाई भी परिभाषित होगा। तो यहां से हमें पता चला कि भैया के बराबर तो आ गया कितना? 3। के बराबर आ गया कितना? 3। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बच्चों डब्ल्यू वाई की अगर हम बात करेंगे, तो डब्ल्यू वाई में डब्ल्यू है सेकेंड लास्ट, यानी कि एन गुणा 3, तो डब्ल्यू एन गुणा 3 है, और y तो 3 गुणा k है ना। तो यहां से मुझे क्या पता चला बच्चों? यहां से मुझे पता चला कि ये 3 और ये 3 बराबर होना चाहिए, जो कि बराबर है। इसका मतलब डब्ल्यू के भी परिभाषित है। ये n गुणा 3 है, ये 3 गुणा k है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं। तो डब्ल्यू के नहीं, डब्ल्यू वाई, तो ये w है और ये y है। ये है मेरे पास n गुणा 3 और ये है 3 गुणा k, है ना। और इन दोनों को परिभाषित होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? ये दोनों बराबर होने चाहिए, दो की बराबर है, तो डब्ल्यू वाई भी परिभाषित है। अब अगर इन दोनों का योग परिभाषित करना है तो इन दोनों की कोटियां बराबर होनी चाहिए। और इसकी कोटि क्या है बच्चों? इसकी कोटि होगी p गुणा k, ठीक है। और इसकी कोटि क्या होगी डब्ल्यू वाई की? ये होगी n गुणा n, हाँ या ना? क्या हो जाएगी? n गुणा n होगी। 3 गुणा n है यहाँ पे कि 3 गुणा k है y की? y की 3 गुणा k है, तो ये 3 गुणा k लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं n लिख दिया गलती से मैंने। तो ये हो जाएगी n गुणा k, है ना। इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? n गुणा k। क्लियर है? तो इन दोनों को बराबर होने के लिए k तो बराबर है, इसका मतलब p और n भी बराबर होगा, तभी तो ये दोनों की कोटियां बराबर होंगी। इसका मतलब p बराबर n आ चुका है और k बराबर कितना आया मेरे पास? 3 आया। ये मेरे पास कुल मिलाकर वैल्यू आई है। ध्यान रखिएगा, जब दो लोगों का योग करना है ना, तो दोनों की कोटियां बराबर होनी चाहिए। अब कोटियां ये दोनों बराबर होने के लिए देखो ध्यान से,
P गुणा K बराबर है N गुणा K, तो K से K कटेगा तो P बराबर N आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल है ना, ऐसे निकाला। K बराबर 3 हमने यहां से निकाल लिया था, तो इसका आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सिंपल, क्लियर। इसी पे सेकंड पार्ट है सेम डेटा के ऊपर, बोला जा रहा है कि n बराबर p है, तो आव्यूह 7x माइनस 5z। अब देखो इन दोनों का अगर हमें सेव करना है, इसकी कोटि बतानी है कि क्या होगा, इन दोनों की कोटि समान होने वाली है, तभी जाकर आपका जो है कोटि निकल के आएगी। x और z की कोटि होगी समान, तो x की कोटि क्या है देख लेते हैं, 2 गुणा n, माइनस z की कोटि क्या है भैया हमारे पास, अब इसके पहले की वैल्यूज नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोटि पे, कोटि के लिए बस हम n और z, x और z की कोटियां लिखेंगे यहाँ पे, जो कि क्या है बच्चों 2 गुणा p। अब इन दोनों की कोटियां समान हैं कि नहीं है, पहले तो बोल रहा है n बराबर p है, मतलब कि ये दोनों क्या है समान, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 गुणा n, ठीक है, बराबर हो जाएगा मेरे पास 2 गुणा p के। तो यहाँ पे इन दोनों की कोटियां क्या क्या हो सकती हैं, या तो 2 गुणा n होगी या तो 2 गुणा p होगी, इसके अलावा और कोई दूसरी कोटि नहीं हो सकती है, और ये दोनों बराबर हैं। सो क्या बोल रहा है कि 7x माइनस 5z की कोटि क्या होगी, तो बस 2 ही कोटि हो सकती है, या तो 2 गुणा n या तो 2 गुणा p, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में, 2 गुणा n मिल गई, बस खत्म, है ना, इतना ही था और कुछ भी नहीं करना था, छोटा सा क्वेश्चन था बस। प्लस माइनस जब भी होगा दोनों की कोटियां बराबर होंगी, इसकी कोटि 2 गुणा n है, इसकी कोटि 2 गुणा p है, और n और p बराबर है, पहले ही बोल दिया उसने, इसका मतलब 2 गुणा n बराबर है 2 गुणा p के, तो ये 2 कोटियां हो सकती हैं इसकी, ये 2 कोटियां हो सकती हैं बच्चों, और ये 2 कोटियों में से एक ही कोटि दे के रखी हुई थी 2 गुणा n, तो आप उसको टिक करोगे। अगर दोनों दे के रखी हुई हैं, ठीक है, दोनों दे के रखें तो किसी भी एक को टिक करके आ जाना, डबल टिक करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, यदि a तथा b समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, समान कोटि के क्या है बच्चों, सममित आव्यूह, यानी a और b की कोटि समान है, और बोला जा रहा है कि दोनों सममित आव्यूह हैं, इससे क्या पता चला, तो बोला जा रहा है कि भैया a का ट्रांसपोज a के बराबर होगा और b का ट्रांसपोज b के बराबर होगा, यानी कि a का परिवर्त a के बराबर, b का परिवर्त b के बराबर, तभी तो सममित आव्यूह कहलाएंगे। सममित आव्यूह की परिभाषा क्या है, a और b दोनों सममित आव्यूह हैं, मतलब ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाता है, ठीक है, तो ये हमें दे के रखा हुआ है। अब हमसे पूछ रहा है कि ए बी माइनस बी ए किसके बराबर होगा, तो एक काम करते हैं, x बराबर मान लेते हैं, x बराबर मान लिया कि ए बी माइनस बी ए है, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेते हैं, इसका परिवर्त निकाल लेते हैं, तो इसका परिवर्त निकालेंगे तो दोनों तरफ निकलेगा, है कि नहीं, इस तरीके से। अब प्लस माइनस में बट जाता है परिवर्त, प्लस माइनस में बट जाता है, तो ये हो जाएगा बच्चों ए बी का परिवर्त माइनस बी ए का परिवर्त, क्लियर। अब क्या होता है, अब ये होता है बच्चों कि जब गुणे में होते हैं तो उल्टे में खुलते हैं ये परिवर्त के साथ, यानी कि बी परिवर्त ए परिवर्त माइनस, ये खुलेगा उल्टे में ए परिवर्त और बी परिवर्त। अब आपको पता है कि बी परिवर्त का मतलब बी है ना, यहां से, और ए परिवर्त का मतलब ए है, यहां पे भी ए का मतलब, ए परिवर्त का मतलब ए, और बी परिवर्त का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, बी। तो ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी, माइनस को अगर कॉमन निकाल लिया तो ये बन जाएगा बच्चों ए बी माइनस बी ए, और ए बी माइनस बी ए किसका मान था, एक्स का, तो यहां से क्या पता चला कि एक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है, एक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ एक्स के बराबर है, यानी कि इसका ट्रांसपोज इसका परिवर्त इसके नेगेटिव के बराबर है, और ये किसकी कंडीशन होती है बच्चों, ये होती है विषम सममित आव्यूह की कंडीशन, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, खत्म, इतना सही था यार, और कुछ भी नहीं था, क्लियर, पक्का, श्योर। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है यार, अल्फा का मान बताना है, तो a प्लस ए डैश बराबर आई, ये इक्वेशन दे के रखी हुई है, ये इसके बराबर है, तो अल्फा का मान बताना है। ए डैश निकाल लेते हैं सबसे पहले, ए डैश का मतलब कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, तो ये ऐसे में हो जाएगा, रो कॉलम में बदल जाएगी, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा यहाँ है तो उसको नीचे पढ़ेंगे हम, माइनस साइन अल्फा। इस तरह ये ऐसे में है तो उसको ऐसे में पढ़ेंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो उसको ऐसे पढ़ेंगे साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इन दोनों को प्लस करके ए आई के बराबर में रखना है, अब हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ए प्लस ए डैश बराबर आई, तो ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है कॉस अल्फा, है ना, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा, ये रहा ए, प्लस ए डैश कहाँ पर है, ये रहा, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा
माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा, और ये आई के बराबर है ना। आई मतलब क्या हो जाएगा, 1 1 और ये 0 0, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ये वाला जो है मुख्य डायगोनल है, मुख्य विकर्ण है, यहीं पर ही आपको एक एक लिखना है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का योग 1 के बराबर। अब आपको कौन सा लेना है यहाँ पे बच्चों, आपको सिर्फ ये वाला पार्ट लेना है, मतलब इतना भी लोगे तो चल जाएगा। चलो देख लेते हैं। कॉस अल्फा बन जाएगा क्या, 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा तो 0, साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा तो 0, कॉस अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा के, और ये बराबर में है 1 0 0 1। तो आपको समझ में आ रहा होगा, कंपेयर करने पे क्या समझ में आ रहा है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है कि 2 कॉस अल्फा 1 के बराबर है, 2 कॉस अल्फा बराबर 1 है। तो कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। 1/2 कॉस में बच्चों कहाँ कौन सी वैल्यू में आता है, 1/2 जल्दी बताओ। कॉस में, कॉस का 1/2 कब आता है, 60 डिग्री पे आता है। किस पे आता है, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री मतलब π/3। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, π/3, ठीक है। देखो कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। खत्म यार, इतना ही करना था, सिंपल था। यस और नो, पक्का। ध्यान से देखिए, कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी, क्लियर है। बढ़ जाए आगे बच्चों। इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देके रखी हुई है बच्चों, ठीक है, टेलीग्राम चैनल की, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन नहीं दिखाई दे रही है आपको किसी भी कारण से वो, तो बच्चे आप मेल भी कर सकते हो मुझे, mahendra.keshwani@adda247.com पे, ठीक है। इस पर आप मेल कर सकते हो, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जो आपको शायद नहीं दिखाई दे रही होगी। आई होप इतनी बात क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, चलो इसको सॉल्व किया जाए। बोला जा रहा है कि a² बराबर अगर i है तो निम्न में से क्या सही होगा, ठीक है। तो a² मतलब a का गुणा a में करो, सबसे पहले a का गुणा a में करते हैं तो a² निकल जाएगा भैया। तो a का गुणा a में करेंगे मतलब इसको 2 बार लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा और ये माइनस अल्फा। इसी तरह से एक और बार लिखेंगे, अल्फा बीटा गामा और ये माइनस अल्फा। चलिए गुणा किया जाए, है ना, देखते हैं क्या बनता है। तो अल्फा का गुणा अल्फा में और बीटा का गुणा गामा में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है ना, अल्फा बीटा और फिर ये माइनस का साइन है, माइनस अल्फा बीटा। फिर इसका और इसका गुणा करेंगे तो अल्फा गामा माइनस का अल्फा गामा, तो ये बन जाएगा अल्फा गामा माइनस का अल्फा गामा। फिर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो बीटा गामा और माइनस माइनस प्लस का अल्फा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपस में कट के 0 0 बन जाएंगे, है ना। तो और ये किसके बराबर है बच्चों, i के बराबर है ना। a² किसके बराबर है, i के, i मतलब 1 0 0 1 के बराबर है। तो इसको हम वापस से सॉल्व करेंगे जब, तो हमें क्या मिलने वाला है, चलो देखते हैं। ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये 1 0 0 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 1 के बराबर है। बस निकाल लो यार इसको, सिंपल है ना। तो इससे मुझे पता चला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा जो है बच्चों वो 1 के बराबर है, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर तो क्या किया गया है, 1 जो है वो प्लस का है, यानी कि इसको उठा के यहाँ लेके आया गया है, और ये दोनों प्लस के हैं, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर में 0। तो ये बन के इक्वेशन आएगी 1, दोनों बाकी माइनस में, ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक है। एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है जो कि आपका है ऑप्शन नंबर सी, और यही है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ जाते हैं। यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही हैं, ठीक है, तो बताना है कि भैया कि क्या होगा इसका आंसर। तो बोल रहा है कि एक आव्यूह है, मान लीजिए ए, वो सममित भी है और ये विषम सममित भी है, मतलब कि ए का ट्रांसपोज यानी परिवर्त ए के बराबर भी है और ए का परिवर्त माइनस ए के बराबर है। तो ये कौन सा आव्यूह है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये इसके बराबर भी, ये इसके बराबर भी, मतलब ये दोनों भी बराबर हो गए, है ना।
इसका यहाँ मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा a बराबर माइनस ए को यहाँ लेके आ गए तो ये हो जाएगा a प्लस ए बराबर 0। तो ये हो जाएगा बच्चों 2a बराबर 0 और 2 को यहाँ भाग में दे दोगे तो a बराबर 0 और a बराबर 0 का मतलब हो गया कि a क्या है बच्चों, एक शून्य अवयव है। a क्या है, एक शून्य अवयव। a क्या है बच्चों, एक शून्य अवयव है। तभी उसी केस में ही आपका a ट्रांसपोज a के बराबर होगा और a ट्रांसपोज माइनस a के बराबर भी होगा, यानी कि सममित भी होगा और विषम सममित भी होगा। क्लैरिटी, पक्का, श्योर। अब ये क्वेश्चन है यार, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ना। यहाँ बोला गया है कि a स्क्वायर a के बराबर है, तो आपको बताना इसका मान क्या होगा। अब देखो, जब भी इस तरीके से आपको दे के रखे तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि i का गुणा जब आप a में करोगे या फिर a का गुणा अगर आप i में करने वाले हो, ठीक है, अगर एक वर्ग अवयव हो उसके इसके अंदर, ठीक है, तो ये आपको क्या देगा, a ही देगा। इसके अलावा आपके पास a स्क्वायर भी आपको क्या देने वाला है, a। तो ये दो बातें आपको जो है यहाँ पर दे के रखी हुई हैं। क्लियर है, ये दो बातें आपको यहाँ दे के रखी हुई हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकलेगा i का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर i प्लस 3i स्क्वायर a, ठीक है, और ये निकला इसका क्यूब और ये माइनस का आ जाएगा 7a। तो i का क्यूब, अच्छा i की घात चाहे जो चढ़ा लो वापस i ही रहता है ये, ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखनी है। तो i की घात क्यूब i ही रहेगा, ठीक है। और इसके बाद बात करता हूं तो ये a क्यूब है, a क्यूब को क्या लिखूंगा मैं, a स्क्वायर डॉट a, ठीक है, फिर प्लस यहाँ 3a स्क्वायर i है तो यहाँ पे लिखूंगा भैया 3a स्क्वायर i, तो ये 3a स्क्वायर ही रहने वाला है, i तो गुणा होके गायब ही हो जाएगा, ठीक है, अवयव के साथ i गुणा होके गायब हो जाएगा, प्लस i स्क्वायर गायब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यह हो जाएगा 3a, ये माइनस का 7a चल रहा है यहाँ पे। फिर ये रहा i a स्क्वायर का मान a है तो ये यहाँ पर a बन जाएगा, फिर a डॉट है फिर से a स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि ये फाइनली a ही बचने वाला है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं a स्क्वायर बराबर a है, तो दोनों तरफ अगर a डॉट करते हो, दोनों तरफ a का गुणा करते हो तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर a स्क्वायर और a स्क्वायर का मान फिर से a मिलेगा, तो a क्यूब का मान a के बराबर ही होगा। 3a स्क्वायर मतलब 3a ही है, फिर प्लस 3a है और ये माइनस का 7a है। ये रहा i, कितनी बार a है भैया, 7 बार a है, फिर माइनस का 7a है, इससे ये कट जाएगा, i मेरे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सिंपल था, है ना। कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी कहीं पे भी, देखिए बोर्ड पे, क्लैरिटी है। तो उन रूल्स का, ये सारे रूल्स हैं जो कि क्वेश्चन में कुछ दे के रखे थे, कुछ हमें पहले से ही पता है, ये सारे के सारे मैंने यहाँ लिख दिए हैं और बड़े ही प्यार से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है ना। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर है ना, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। आई होप कि आज की क्लास में बच्चों मजा आया होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे जो आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपने किसी भी फेवरेट फैकल्टी से बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा बच्चों एक फॉर्म का, आपके सवाल करके, ठीक है, उस गूगल फॉर्म को आप भर दीजिएगा, जो भी फेवरेट फैकल्टी है उस पर क्लिक कर दीजिएगा नाम पे और नीचे अपना सवाल लिख दीजिएगा, वो फैकल्टी आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सुविधा आपको मिल रही है यहाँ पे। साथ ही साथ CUET 2024, अगर आप 12th के साथ साथ बच्चों CUET की भी तैयारी, मैं चाहूँगा कि आप अभी से ही तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड के ज़्यादा टाइम बाद नहीं होता है CUET, लगभग 1 महीने का ही आपको अंतर मिल पाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपके पास ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं होगा CUET की प्रिपरेशन करने के लिए, और उसके अंदर 12वीं का ही सिलेबस आता है, तो 12वीं का सिलेबस अच्छे से आपका अभी से ही हो जाए और साथ ही साथ CUET भी तैयार हो जाए, दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएं। उसके लिए मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर से ज़रूर बच्चों विजय बैच को ज्वाइन करो, जो कि CUET 2024 में आपको विजय दिलाने का काम करेगा। इस बैच को कैसे ज्वाइन करना है, तो बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, आपको चले जाना है वेबसाइट पे, ठीक है, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अड्डा 24/7 का, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अड्डा 24/7 आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको करना कुछ नहीं, अगर आपको वहां नहीं मिल रहा है बच्चों, मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी मैंने दिया था, वेबसाइट पे जाके भी परचेज कर सकते हैं। ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर लीजिए, आप ध्यान से देखेंगे तो अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है,
इसके बाद सीयूईटी दिखेगा, सीयूईटी के ठीक नीचे ही सीयूईटी हिंदी मीडियम है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो, इंग्लिश मीडियम के हैं तो सीयूईटी के अंदर जाएंगे। सीयूईटी हिंदी मीडियम के अंदर साइंस के अंदर जाएंगे बच्चों। यहाँ पे जो भी लेटेस्ट बैच होगा ना वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा सबसे स्टार्टिंग में, तो आप वहाँ पे लेटेस्ट बैच जो है फर्स्ट नंबर पे आके देख लीजिएगा। अभी फिलहाल विजय बैच जो है बच्चों वो लेटेस्ट बैच है। 3999 का बच्चों ये बैच आपको मिलने वाला है साल भर की वैलिडिटी के साथ, मतलब 1 कप चाय से भी कम में आपको ये बैच मिलने वाला है। इसके अंदर बच्चों आपको और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप यहाँ पर एक कोड यूज करते हैं, कूपन कोड अगर मैं आपको देता हूँ, इसको यूज कर लेंगे। इसका नाम है बच्चों Y767। जैसे ही इसको अप्लाई करते हैं आप, तो आपके पास कुछ और डिस्काउंट मिलके आ जाता है और वो डिस्काउंट होके आपके पास 3319 में आपको ये पड़ने वाला है। ठीक है, इसको कौन सा कोड यूज करना है बच्चों? Y767। ठीक है, ये आपके महेंद्र सर का कोड है और इसको लगाकर आप जो है महेंद्र सर के साथ रेगुलर जुड़ सकते हैं, ना सिर्फ 12th के लिए बल्कि सीयूईटी 2024 की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए। आई होप मज़ा आया आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि होने वाली डिटर्मिनेंट्स की क्लास, तो बहुत अच्छी होने वाली है, कॉन्सेप्ट वाली क्लास, ज़रूर से ज़रूर उसको देखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।